हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस। मैं हूं ऋषभ एंड आज हम खत्म करने वाले हमारे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग सिर्फ एक ही वीडियो लेक्चर में। तो डेटा फाइल हैंडलिंग का आखिर मतलब क्या होता है? मतलब कि डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करवाना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम यानी कि कोडिंग। जब हमारे पास बहुत सारा बंच ऑफ डेटा होता है तब हम मैनुअली फाइल में अपना डेटा स्टोर नहीं कर सकते, हमें कोडिंग की जरूरत ही पड़ती है। तो वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, डेटा को फाइल में स्टोर करवाना विद द हेल्प ऑफ हमारे पाइथन प्रोग्राम्स। तो एक पहले एग्जांपल लेते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। मान लीजिए आपने अमेजोन पे शॉपिंग करी एंड उस पे अपना डेटा डाल दिया, अपना नेम, एज, एड्रेस, पेमेंट। तो ये सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा फाइल्स के अंदर आपस में लिंक के साथ, ठीक है। एंड ये सारी की सारी फाइल्स जाएंगी डेटाबेस में स्टोर होने के लिए। मतलब अमेजोन का अपना ही कोई डेटाबेस होगा, वहां पे वो स्टोर होंगे एंड एट द एंड ये सारा का सारा डेटाबेस सर्वर्स में स्टोर होएगा। आपको तो पता होगा, सर्वर पबजी के सर्वर होते हैं, वैसे सर्वर डाउन की रिपोर्ट जो आती है तो उन सर्वर्स में जाके ये स्टोर हो जाएगा डेटा एंड वहां से उसको मैनेज कर सकते हैं एंड उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमें ये चीजें तो नहीं पढ़नी इस चैप्टर में। जो हमें पढ़ना है वो है डेटा एंड फाइल। डेटा को फाइल में राइट करवाना एंड फाइल का डेटा हमको रीड करना। ओके, वही हम पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम्स के जरिए। तो दो तरीके के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रांजिएंट प्रोग्राम्स। ट्रांजिएंट प्रोग्राम वो वाले प्रोग्राम होते हैं जिनका डेटा डिसअपियर हो जाता है जब उनको क्लोज कर देते हैं। यानी कि अब तक आपने जितने भी पाइथन के प्रोग्राम्स पढ़े हैं वो सारे के सारे ट्रांजिएंट प्रोग्राम ही हैं। मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक एज इनपुट करने का प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने अपनी एज डाल दी एंड आउटपुट भी आ गया, लेकिन जैसे आप उसको बंद करने के बाद वापस से प्रिंट करवाएंगे अपनी एज खोल के, तो फिर उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, एज ब्लैंक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेटा डिसअपियर हो चुका है। ये है एग्जाम्पल हमारे ट्रांजिएंट प्रोग्राम का। अब आते हैं परसिस्टेंट प्रोग्राम पे। परसिस्टेंट प्रोग्राम दे रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर ऑल द टाइम एंड जो उनका डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है हार्ड ड्राइव पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमेशा ही चलते रहते हैं एंड इनका जो डेटा होता है जो फिर हम इनमें मैनिपुलेशन या चेंज करते हैं वो हमेशा के लिए रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक फाइल्स के ऊपर। फाइल्स आर स्टोरेज डिवाइसेस फॉर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? पैकेज ऑफ डेटा, डेटा का पैकेज यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको हमारा फाइल जो है स्टोर कर लेता है। देन जो उसमें डेटा होता है उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड जो सा भी डेटा होता है ना फाइल के अंदर, उसे हम टर्म करते हैं एज अ परसिस्टेंट डेटा, क्योंकि वो परमानेंट है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो चुका है एंड अब वो परमानेंट है। उसी से हमारे एक और टॉपिक आता है फाइल इनपुट आउटपुट। फाइल इनपुट आउटपुट का मतलब ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क, फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी एंड वाइस वर्सा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पाइथन में हमारा जो डेटा होता है वो रैम में ही स्टोर रहता है। कोई सा भी इनपुट करवा लेते हैं डेटा, वो रैम में ही रहता है, वो परमानेंट नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हम पाइथन और फाइल्स का जब मिलन कर देते हैं तब जो डेटा होता है पाइथन से फाइल्स में चले जाता है एंड वो परमानेंट डेटा बन जाता है। तो उसमें हम यूज करते हैं फाइल इनपुट आउटपुट का, ठीक है। अब रैम से डेटा हार्ड डिस्क में चला जाता है, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फाइल्स पे। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ फाइल है। सबसे पहले टेक्स्ट, फिर बाइनरी एंड देन सीएसवी। टेक्स्ट फाइल नॉर्मली वो टेक्स्ट फाइल जिसका एंड होता है .txt से एंड आप उसमें अपना कोई सा भी डेटा डाल सकते हैं। वो बेसिकली स्ट्रिंग एंड कुछ नंबर कैरेक्टर्स का होता है। सो टेक्स्ट फाइल एंड होता है .txt से। इट इज द सीक्वेंस ऑफ लाइन्स स्टोर्ड इन द परमानेंट स्टोरेज मीडिया। मतलब कि सीक्वेंस ऑफ लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स हैं जो हमारे परमानेंट स्टोरेज में रहती है, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क पे रहती है, विथ डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर \n। अब जिससे कि इसकी ये लाइन्स हैं, इसकी हर एक लाइन के एंड में जब भी कोई न्यू लाइन स्टार्ट हो रही होगी उसके पहले \n लग जाएगा, लेकिन लास्ट वाली पर नहीं लगेगा। \n इसलिए ताकि बताने के लिए कि यहां से अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, इसलिए हमको \n का यूज करना पड़ता है एंड इसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल का एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट है, ये हमेशा रहेगा। एंड जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है ये स्टोर होती है एस्का या फिर यूनिकोड में। अब ये जो इसका डेटा होता है वो तो फॉर्म होता है जैसे कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ही रहता है, लेकिन अब इसको कंप्यूटर को भी तो समझाना पड़ेगा कि इस फाइल में आखिर क्या लिखा है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए जो इसका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो स्टोर होता है एस्का और यूनिकोड में। एस्का का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये कुछ वैसे नंबर्स बता देता है अल्फाबेट्स के, कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स एंड कुछ स्पेशल सिंबल्स के, वो नंबर एक असाइन करके देता है। जैसे कि हमारा कैपिटल ए है, इसका नंबर हो जाएगा हमारा 65, कैपिटल बी 66 एंड इसी प्रकार के हमारे और भी कॉमा हो जाता है, कॉमा का भी कोई सा होता है,
एंड फ्रंट स्लैश का उसका भी कुछ अलग होता है। तो ये ऐसे कोड असाइन कर देता है, ऐसे नंबर असाइन कर देता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को समझने में आसानी हो। ये बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए। लेकिन जो यूनिकोड होता है, ये यूनिकोड ऐसे भी एक लेवल ऊपर है। ये जितने भी लैंग्वेजेस है ना, उन सभी का क्या कहते हैं, कोड बनाकर देता है विथ ऑल स्पेशल सिंबल। सारे के सारे स्पेशल सिंबल, सारी के सारी लैंग्वेजेस, उनका कोड यूनिकोड बनाकर देता है। मतलब एक तरह से समझिए, एज का यूनिकोड नहीं समझ पा रहा तो ये समझ लीजिए बाइनरी है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर बाइनरी में स्टोर हो रही है कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड है हमारा बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डेटा होता है, यानी कि 10110 इस टाइप का डेटा ही स्टोर होता है इसके अंदर। ये नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, ये सिर्फ कंप्यूटर की भाषा है। एंड इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इमेजेस, वीडियोज, ऑडियो फाइल्स। ये सारी बाइनरी फाइल्स ही होती हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा डेटा जितना भी होता है वो 10 इसी फॉर्म में रहता है। एंड एक कन्वर्टर यूज चाहिए हमको, क्या कहते हैं, इसका डेटा खुद समझने के लिए एंड अपना डेटा इस बाइनरी फाइल में डालने के लिए। एंड इस कन्वर्टर को कहते हैं पिकल मॉड्यूल। मतलब कि हमारा इस डेटा होगा, ये डेटा होगा बाइनरी फाइल में, अब इसको हमें समझना है तो पाइथन में हम पिकल मॉड्यूल यूज करेंगे। कैसे, इसका डेटा होगा 1010 कुछ इस टाइप का, उसमें हम लगा देंगे कन्वर्टर एंड ये इस वैल्यू को चेंज करके हमें आउटपुट दे देगा, जैसे कि कैरेक्टर्स में ABC 1 2 3 ऐसे फॉर्म में हमको आउटपुट दे देगा। एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं एंड फास्टर होती है टेक्स्ट फाइल से। क्योंकि पहले से इसमें जो डेटा है वो बाइनरी फाइल में स्टोर्ड है, तो अब कंप्यूटर को इसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा एस्काई और यूनिकोड वैल्यू में बाइनरी में, ताकि वो खुद समझे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इजी है टेक्स्ट फाइल से। एंड एक और चीज़, मोस्ट कॉमनली ये तो इमेजेस एंड वीडियोस में स्टोर होता है, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो फाइल में ही स्टोर रहता है। लेकिन बाइनरी फाइल के मैनिपुलेशन को सीखने के लिए हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, कि टेक्स्ट को इसमें इनपुट करवाएंगे एंड इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्टर के थ्रू हम खुद देखेंगे, उसको कन्वर्ट करवा के, ठीक है। फाइल्स बेसिकली .dat से एंड होती है, मतलब कि जैसे टेक्स्ट फाइल्स .txt से हो रही थी, ये .dat से होंगी, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ हमारी फाइल है CSV फाइल। CSV फाइल का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब कि ये एक टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल है जिसके पास डेटा होता है टैबुलर फॉर्मेट में, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में डेटा होगा, जैसे कि डेटाबेस में या फिर स्प्रेडशीट्स में होता है, आप लोग ने यूजुअली देखा होगा। एंड इसका जो डिफॉल्ट डिलिमिटर है वो है कॉमा। और भी डिलिमिटर्स हो सकते हैं, जैसे कि /t, सेमीकोलन, कोलन। एंड एक जो क्वेश्चन में हमेशा आता है वो है पाइप, सिंपल सीधी लकीर, इसको बोलते हैं पाइप। जो एक और डिलिमिटर है, यूज हो सकता है एज अ डिलिमिटर इन CSV फाइल्स। थर्ड टाइप ऑफ हमारी फाइल है CSV फाइल, जिनका मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब कि ये एक टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल है जिनके पास डेटा होता है टैबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में डेटा होता है रोज एंड कॉलम्स की तरह, जैसे कि स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस में होता है। इसका जो डिफॉल्ट डिलिमिटर है, इसको कुछ लोग डेलीमीटर बोलते होंगे, लेकिन ये इसको प्रोनाउंस किया जाता है डिलिमिटर। इसका जो डिफॉल्ट डिलिमिटर है वो है कॉमा। और भी डिलिमिटर्स हो सकते हैं, जैसे कि /t, सेमीकोलन, कोलन एंड पाइप। ये क्वेश्चन में आया गया है, ठीक है। ये जो सिंपल प्लेन सीधी लकीर होती है इसको बोलते हैं पाइप, एंड ये भी एज अ डिलिमिटर यूज कर सकते हैं CSV फाइल्स में। हम आते हैं सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ CSV फाइल्स के। सेलिएंट का मतलब, इसको कुछ लोग साइलेंट पढ़ लेंगे, लेकिन साइलेंट नहीं, सेलिएंट है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी खासियत जो CSV फाइल को दूसरी फाइल से अलग बनाती है, कुछ ऐसी खासियत जो किसी और चीज़ों से अलग बनाती है। जैसे आपके भी कुछ सेलिएंट फीचर्स होंगे, कमेंट्स में बताना। तो सेलिएंट फीचर का सबसे फर्स्ट है ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमा। रिकॉर्ड का मतलब कि ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई एंड ये एक, तो ये सब एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये जो फील्ड्स मतलब कि यहाँ पे आपकी एज आ जाएंगे अगर, तो यहाँ पे नेम, तो ये एज की एक फील्ड हो गई, नेम की एक फील्ड हो गई, ठीक है। इन सबको सेपरेट करने के लिए हम अपना डिलिमिटर कॉमा यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिफॉल्ट डिलिमिटर है हमारा कॉमा। पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल फॉर्मेट। यानी कि अगर आपको किसी को कुछ डेटा भेजना है या फिर किसी से डेटा लेना है, तो आप वो CSV फॉर्मेट में ही करेंगे, क्योंकि CSV फॉर्मेट बहुत ईजी होती है डेटा को शेयर करने के लिए एंड डेटा लेने के लिए भी। थर्ड पर चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है ईच लाइन इन अ CSV फाइल इज ट्रीटेड एज अ रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये एक लाइन होगी, इसमें एज, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब होगा, तो ये एक रिकॉर्ड है, एक लाइन इसका एक रिकॉर्ड। वैसे इसमें बहुत सारी लाइन्स होगी, तो हर एक लाइन को एक रिकॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइल मोड्स। हमारे बेसिकली 3 टाइप के फाइल मोड्स होते हैं। सबसे पहले रीड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, स्मॉल r, राइट W, स्मॉल w एंड अपेंड A।
अब इन तीनों को देखते हैं। रीड का मतलब होता है कि जितना भी हमारा डेटा है फाइल के अंदर, वो सारा का सारा हमें रीड करना है एंड वो पाइथन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। एंड ओपन अप अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। एंड जो फाइल पॉइंटर होता है इसका, वो फाइल के बिगिनिंग में होगा, मतलब कि एट द जीरो पोजीशन, वहां से हमारा सारा रीडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। फाइल पॉइंटर मतलब कि कर्सर को समझ लीजिए, कर्सर होएगा वो फाइल की स्टार्टिंग में होएगा। देन आते हैं राइट पे, मतलब कि हम कोई डेटा डालेंगे हमारे पाइथन के अंदर, वो सारा का सारा राइट हो जाएगा हमारी फाइल के अंदर, ठीक है। इसमें भी जो है क्या, कर्सर जो होता है हमारा फाइल पॉइंटर, वो फाइल के जीरो पोजीशन पे होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में होता है। एंड अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो अगर उसमें कोई डेटा होगा, तो राइट मेथड क्या करेगा, उस सारे डेटा को डिलीट कर देगा एंड जो हम उसमें डेटा डालेंगे सिर्फ वही आएगा, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक नई फाइल बनाएगा उसी नाम से एंड उसमें डेटा डाल देगा जो भी हम उस पर इनपुट करवाएंगे। अपेंड मेथड में क्या होता है कि जो हमारा फाइल पॉइंटर होता है ना, वो एकदम एंड में होता है, फाइल के एंड में। अगर इसमें कोई फाइल का डेटा पहले से एंटर हो रखा होता है एंड हम उसमें कुछ और राइट करवा देते हैं और डेटा, तो वो फाइल के एंड से स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपेंड हो जाता है उसमें। प्री एग्जिस्टिंग डेटा में हमारा और एग्जिस्टिंग डेटा जो हम, मतलब हम जो डेटा डालेंगे वो उसके नीचे आ जाएगा। एंड ऐसे ही फाइल के अंदर ये दोनों डेटा प्रिंट रहेंगे। तो ये इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, राइट मेथड डेटा को डिलीट कर देता है एंड देन लिखता है अपना डेटा, ओवर राइट कर देता है। लेकिन अपेंड में प्री एग्जिस्टिंग डेटा के नीचे हमारा डेटा आ जाता है, ठीक है, एंड फाइल पॉइंटर एंड में होता है। अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम रीड मोड के लिए देखेंगे, जिसके लिए पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड ओपन करवा लेंगे अपनी कोई सी भी एक रैंडम फाइल। मान लीजिए उसका नाम रखता हूँ मैं लेक्चर ऑन, लेक्चर ऑन का शॉर्ट लेकॉन, एंड लगाएंगे .txt एंड इसको बंद कर देंगे स्ट्रिंग में। कॉमा लगा के फाइल मोड खोलेंगे, हमारा फाइल मोड है रीड। एंड अगर मैं रीड नहीं लगाता तो भी काम चलता है, क्योंकि रीड मोड है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। सेकंड चीज़ एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ताकि हम जितने भी डेटा फाइल का वो रीड कर सकें। ये मैं आपको और आगे बताऊंगा। देन इसको करवाएंगे प्रिंट एंड एट दी एंड, प्रिंट द्वारा, एंड एट दी एंड हम इसको करवा देंगे क्लोज, क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी है। एंड मैं पहले एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ सेम इसी नाम की, उस फोल्डर में जिस फोल्डर में हमारी पाइथन की फाइल भी होगी, ठीक है। तो बना लेते हैं लेकॉन एंड इसके अंदर लिख देते हैं कुछ भी, हाय आई एम ऋषभ, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस, ओके। एंड इसको कर देंगे सेव। अब रन करवा कर देखते हैं। देखिए जो कुछ था उस फाइल में वो सारा कुछ रिटर्न हो गया हमारे इंटरैक्टिव मोड में। सेकंड हम करने के अपेंड के लिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस पर ओपन करवा लेंगे कोई सी भी एक हमारी फाइल, रैंडम एनी नाम रख लेते हैं, any.txt, एंड लगा देंगे हमारा मोड ए, मीन्स अपेंड। सेकंड चीज़ जो हम करेंगे वो है राइट। इसमें हम राइट करवाएंगे, क्योंकि अपेंड राइटिंग के लिए ही होता है। उस पर लिख देते कुछ भी, हेलो नाइस टू मीट यू, एक सिंपल सा मैसेज इस पर टाइप करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंड लगाएंगे \n टू रिप्रेजेंट कि अब हम इसके आगे एक और लाइन लिखने वाले हैं। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे भेजते हैं हमारी सेकंड जो भी हम लेटर लिखेंगे। अब इस पर लिखते हैं बाय, सिंपल, एंड इसके आगे कोई \n नहीं होगी क्योंकि ये लास्ट लाइन है। अब क्लोज करवाएंगे, क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी है बफर से फाइल में भेजने के लिए। बफर में आपको सिखाऊंगा अभी। ये देखिए मतलब कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि फाइल में राइट हो चुका है। अब अपनी फाइल खोलते हैं एनी। ये देखिए पहले से मैंने इस पर लिख रखा था हेलो वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस, एंड उसके ऊपर हमने राइट करवा दिया नाइस टू मीट यू एंड बाय। एंड ये मैंने पीछे इसके \n नहीं लगाया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी एक और बारी करके दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पर लिखते पीछे ही \n, यस हम पीछे भी लिख सकते हैं। अब इसको करवा देंगे प्रिंट। कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब हो चुका है। फाइल खोलेंगे एंड ये देखिए हेलो नाइस टू मीट यू बाय, नेक्स्ट लाइन में आ गया। सो \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा। और फाइल मोड्स देखते हैं, जैसे कि R+, W+, A+, ये किस लिए होते हैं। तो सिंपली R+ क्या होता है कि
रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये नई फाइल नहीं बनाएगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। ओवर राइटिंग इसमें होएगी तभी होएगी अगर कोई फाइल एग्जिस्ट करती होगी। वहीं डब्ल्यू प्लस पे आते हैं तो डब्ल्यू प्लस रीडिंग राइटिंग बोथ, लेकिन अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये नई फाइल बना देगा। एंड आर प्लस क्या करेगा, नई फाइल नहीं बनाएगा, ये एरर देगा आपको। डब्ल्यू प्लस नई फाइल बना देगा एंड उस पर रीडिंग राइटिंग दोनों काम करेगा। अपेंड प्लस पे क्या है कि अपेंडिंग एंड रीडिंग दोनों होगी, सिंपल ऐसे। अब चलते हैं बाइनरी फॉर्मेट पे। देखिए बाइनरी फॉर्मेट पे क्या होगा, जैसे हमारे रीड राइट अपेंड ये तीनों हैं, इसके एंड में बस बी लग जाएगा, हर एक क्या है बी लग जाएगा, एंड बी रिप्रेजेंट्स फॉर बाइनरी, ठीक है। अब रीड बाइनरी मतलब कि जितना भी डेटा होगा हमारे बाइनरी के अंदर वो पाइथन में हम रीड कर सकते हैं। राइट मतलब कि जो डेटा हम इनपुट करेंगे पाइथन में वो बाइनरी फाइल में इनपुट हो जाएगा। अपेंड का मतलब कि वही सिंपली हमारे को पहले से प्री एग्जिस्टिंग डेटा है उसके नीचे हमारा और डेटा आएगा एंड जो बाइनरी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं रीडिंग फ्रॉम अ फाइल कि फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीड, सिंपली रीड। हमारे पास जो सा भी फाइल ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद क्या कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ऐसे करके हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। रीड से क्या होता है कि जितना भी डेटा हमारा फाइल के अंदर होता है वो सब स्ट्रिंग आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग आउटपुट में आएगा एंड पाइथन में आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, अभी वो हम करके दिखाएंगे। रीड एन से क्या होता है कि एन कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन। इससे क्या होगा कि जितने भी बाइट्स होंगे वो उतने बाइट करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया राम एंड इसको हमने करवाया रीड 1, ठीक है। रीड 1 हमने करवाया तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट पोजीशन है राम का आर, यही सिर्फ प्रिंट होगा। एंड इसमें एक और चीज होती है कि हमारा फाइल पॉइंटर जो है ना, रीड उसको शिफ्ट कर देता है, हमारे फाइल का जो कर्सर होता है उसको शिफ्ट कर देता है। अगर मैंने क्या कहता है सबसे पहले करा रीड 1 तो आंसर आ गया हमारा आर, लेकिन अब मैं दोबारा से करूंगा रीड बिना बिना कुछ करे सिर्फ रीड लगाऊंगा तो मेरा आउटपुट आएगा ए एम। ये भी हम अभी करके दिखाएंगे आपको पाइथन के ऊपर। तो सबसे पहले हम रीड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड ओपन करवा लेंगे हमारी वही पहले वाली फाइल lecon.txt एंड अपना मोड खोल लेंगे हम इस पर। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये फ़ाइल कौन सी है। तो ये रही हमारी फ़ाइल, ये अभी देखने रहा होगा, मैं आपको साइड में खोल कर दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा डेटा, हाय आई एम ऋषभ, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस। एंड इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं हम। एंड इस पर मेरे को रीड मोड खोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे, जिसको हम करवाएंगे रीड, ठीक है। इसको अब करवा देंगे प्रिंट। हम पहले एक वेरिएबल ले लेंगे एंड उसको उस वेरिएबल को करवाएंगे प्रिंट एंड एट द एंड क्लोज कर देंगे एफ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज ब्रैकेट्स। एंड अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा, देखिए हमारा आउटपुट, सारा डेटा आ गया जो भी फाइल में लिखा हुआ था। ऐसे काम करता है हमारा रीड मेथड। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इस पर कोई सा भी एक नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए 4। अब मैं इस पर 4 डालूँगा तो 4 बाइट्स तक हमारा डेटा आएगा। देखिए हाई स्पेस आई आया, इसका मतलब कि देखिए हाई पे रखते हैं, यहाँ पर था फाइल पॉइंटर 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे 3 एंड 4, ठीक है। तो मतलब कि आई के आगे आया हमारा फाइल पॉइंटर एंड हमारे 4 बाइट्स आ गए, एच आई बीच में स्पेस एंड आई। रीड लाइन क्या करेगा कि हमारी सिर्फ एक ही लाइन को रीड करेगा। मान लीजिए कुछ हमने लाइंस लिख रखी होंगी तो रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ उसकी पहली लाइन को रीड कर देगा एंड उसके एंड में बैकस्लैश एन भी लगा होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं दोबारा से रीड लाइन का फंक्शन लगाऊं तो क्या करेगा, अभी वाली लाइन तो हमारी रीड हो गई तो अब सेकेंड लाइन को प्रिंट करेगा एंड इसके भी एंड में बैकस्लैश एन लगा होगा। थर्ड टाइम जब मैं करूंगा तो थर्ड टाइम भी ये आउटपुट दे देगा स्ट्रिंग में, लेकिन इस टाइम इसके पास बैकस्लैश एन नहीं लगा होगा। क्यों, क्योंकि तो लास्ट लाइन है, अब इसको न्यू लाइन पे ले जाने के लिए कोई वो चाहिए ही नहीं, कोई सा भी डिलीमीटर, इसलिए हम ऐसे यूज करेंगे रीड लाइन को। अब रीड लाइंस पर आ जाते हैं। रीड लाइंस क्या करेगा, जितनी भी लाइंस होंगी ये सारी लाइंस को आउटपुट दे देगा हमें एंड वो सारा का सारा लिस्ट फॉर्मेट में होगा आउटपुट। लिस्ट में सारी की सारी हमारे डेटा फॉर्मेट में होगा एंड उसमें बैकस्लैश एन भी लगा होगा। ये अभी मैं आपको करके बताऊंगा। ये हमने वही पहले वाली फाइल खोल रखी है एंड क्लोज मेथड भी लगा रखा है। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे रीड लाइन को। एक वेरिएबल लेंगे ए, उस पर डालेंगे एफ ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन एंड एट द एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड प्रिंट करवाएंगे ए को। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा, सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट होगी हमारी, जो सबसे फर्स्ट वाली है, हाय आई एम ऋषभ, एंड यही हमारे फाइल में था। ये देखिए फर्स्ट लाइन आ गई हमारी, ठीक है। एंड में बैकस्लैश एन नहीं है इसका।
अब एक और बारी हम प्रिंट करवा देंगे सेम इसी को, कोई और वेरिएबल लेके एफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए रीड लाइंस को करेंगे हम इम्प्लीमेंट। एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, एफ ऑब्जेक्ट डॉट ब्रैकेट्स, रीड प्रिंट लाइंस करवाएंगे बी को, एंड एट द एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड प्रिंट करवा देंगे हम अपने ए इसको को। करवा देते हैं थोड़ा run। स्पेस दे देते हैं, प्रिंट। ये देखिए ए। दोनों लाइंस आ गई। हाई एम ऋषभ। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, एक स्पेस छोड़कर। ये देखिए देखिए यही लिस्ट था ऑफ हमारी स्ट्रिंग नोट आई है लाइन में भी। हमारी, लिस्ट है सारा एंड का सारा उसके अंदर data हमारी line by स्ट्रिंग्स line है आ चुका है। सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, एंड बैक स्लैश एन भी आया है रीड लाइंस में, लेकिन रीड लाइन में बैक स्लैश एन नहीं आया था। ये देखिए हाँ आई एम ऋषभ एंड उसके एंड में एक बैक स्लैश एन कॉमा, वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस। वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस के बाद बैक स्लैश एन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके आगे कोई एक और लाइन है ही नहीं। ये देखा आपने, तो ऐसे काम करते हैं हमारा रीड लाइंस। चीज़ ट्राई करते हैं हम, रीड लाइंस के ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर डालकर चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया 5, तो देखिए हमको सिर्फ पहली वाली लाइन ही मिलेगी, क्योंकि पहली लाइन में हमारे हैं 13 बाइट्स। ओके, एंड अगर 13 बाइट्स है फिर उससे कम मैं कोई नंबर डालता हूँ तो मेरे को फर्स्ट लाइन मिलेगी। अब मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 2, इस पर भी मेरे को फर्स्ट लाइन ही मिलेगी अपनी, एंड वो भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आएगी बैक स्लैश एन के समेत। अब 0 डाल देते हैं, तो 0 पर देखिए हमको सारे का सारे डेटा मिलेगा। माफ़ कीजिएगा ये पॉपअप आ रहा है नीचे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अब इसको हटा के मैं आपको दिखाता हूँ, एक और बारी प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास सारी की सारी लाइन आ गई, जैसे कि रीड लाइंस पे आई थी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में। हाइड कर देते हैं इसको। अब एंड नंबर डालते कोई नेगेटिव नंबर, तो तब भी देखिए हमको पूरा का पूरा डेटा ही मिलने वाला है। हमको 0 पे एंड कोई नेगेटिव वैल्यू पे हमको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब वापस से 0 देखते हैं, 0 पर भी सारा का सारा डेटा आएगा। ओके, अब 13 बाइट से कोई ज़्यादा नंबर डाल देते, तो नंबर डाल देते हैं 40। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये देखिए सारा का सारा हमारा डेटा आ गया इसमें आउटपुट, क्योंकि वो 13 बाइट से ज़्यादा है, एंड 13 बाइट से ज़्यादा जोन सा भी होगा तो हमको पूरा का पूरा दोनों लाइन्स हमारी डेटा में आउटपुट ऐसा मिल जाएगी। 13 से एक बाइट ज़्यादा डालकर देखते हैं 14। अब देखिए उसमें क्या आएगा हमारा आउटपुट। देखिए तब भी सारा का सारा हमारा डेटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 13 बाइट से ज़्यादा है, एंड 13 बाइट से अगर एक भी ज़्यादा होगा तो हमको पूरा डेटा मिलने वाला है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन में सिर्फ 13 बाइट्स हैं। एंड आप भी करके ट्राई कर सकते हैं। राइटिंग टू अ फाइल पे आते हैं, मतलब कि हमारे फाइल के अंदर हमको अब कुछ राइट करवाना है, हमारा डेटा राइट करना है फाइल के अंदर। तो बेसिकली दो हमारे पास होते हैं, दो फंक्शंस, सबसे पहला राइट एंड दूसरा है राइट लाइंस। राइट पे क्या होता है कि आपको कोई सा भी स्ट्रिंग इसके यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोई सी भी स्ट्रिंग लिखनी है, वो राइट हो जाएगी हमारी फाइल के अंदर। एंड वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। इवन जो इंटीजर वैल्यूज होती है उसे भी हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देन हमें भेजना है इसके अंदर, वरना एरर आ जाएगा। ये अभी मैं आपको करके बताऊंगा। राइट लाइन से क्या होता है कि कोई से भी सीक्वेंस ऑफ डेटा है, यानी कि लिस्ट हो गए हमारे, टपल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, अगर इंटीजर होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ये राइट लाइन्स हम इसलिए यूज करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ डेटा अपनी फाइल के अंदर डाल पाए। ये मैं आपको करके बताऊंगा। और इनसे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, वो है बफर। कि जब भी हम अपनी फाइल में कुछ रिटर्न करवाते हैं तो राइट करने से पहले जब तक हम उसको क्लोज नहीं कर देते हमारी फाइल को, लास्ट का जो मेथड होता है क्लोज, जब तक क्लोज नहीं कर देते तो ये सारा का सारा डेटा बफर में क्या कहते हैं, बफर में राइट हो जाता है। बफर क्या है? एक एरिया है मेमोरी में जहां पे हमारा डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। एंड बफर में क्या कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमारा डेटा रहेगा, एंड जब हम क्लोज का मेथड लगा देंगे तब वो हमारा डेटा चला जाएगा फाइल के अंदर। एंड अगर हमें ऐसा नहीं करवाना है कि क्लोज ना लगा के हमें फोर्स करना उसको कि बफर से डेटा हमारी फाइल में चले जाए, तो एक फंक्शन होता है फ्लश। फ्लश फंक्शन को यूज करके क्या होता है कि सारे का सारा डेटा बफर में से फोर्स हो जाता है, फोर्स होता है फाइल के अंदर, फोर्स ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल। इसके लिए हम यहाँ पे हमने एक फाइल ले ली है new.txt एंड उसको ओपन करवा लिया राइटिंग मोड में। इस पे अपना पहला फंक्शन चलाते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, एंड कोई सा भी इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। मान लीजिए इसमें डालते हैं हम हेलो वर्ल्ड्स, हेलो वर्ल्ड, ऐसा हटा के \n। अब इसके आगे हम एक और लाइन लिखेंगे अपनी, सेकेंड लाइन, इसको डिलीट करके इंडिया, एंड \n अब हटा देते हैं क्योंकि इसके आगे हमें एक और लाइन नहीं लिखनी। फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज करते हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब कि हो चुका है। अपनी फाइल खोलते हैं new.txt, ये रही हमारी फाइल।
ओपन करके देखिए वही डेटा आ रखा है जो हमने इसमें राइट करवा दिया। लाइंस को इम्प्लीमेंट कर देखते हैं। इसको कर देते हैं हम डिलीट, क्योंकि पहले से हमने राइट कर रखा है। एंड राइट लाइंस भी ओवर राइट कर देगा पहली वाली हमारी जो डेटा फाइल है। अब राइट लाइंस के ब्रैकेट में हम लगा लेते कोई सा भी एक वेरिएबल, एंड ए वेरिएबल में हम डाल देते हैं एक लिस्ट, एंड उसके अंदर डाल देंगे इंटीजर्स 1 2 3 4। एंड अब इसको करवाते हैं प्रिंट। देखिए एरर मिलने वाला है हमें। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रिंग चाहिए ना कि इंटीजर्स। हमारे लिस्ट के अंदर या फिर डिक्शनरी के अंदर भी हमको स्ट्रिंग्स ही डालने पड़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग डालते हैं। रमेश कॉमा सुरेश कॉमा चिंटू ये वही चिंटू है जिसने ऐप बनाया। अब इसको करवा देते प्रिंट। देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि प्रिंट हो चुका है। ये पुरानी वाली फाइलें बंद कर देते हैं इसको, एंड वापस से ऑन करते हैं हमारी new.txt। ये देखिए विदाउट स्पेस आ गया रमेश सुरेश एंड चिंटू। इट को एक और तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं हाय आई एम सैम एंड इसको करवा देते हैं राइट लेकिन क्या, ए का इंडेक्स 1, एंड इंडेक्स 1 पर क्या है, आई है। इंडेक्स कर देंगे फर्स्ट पोजीशन 1 लिखेंगे हम लिस्ट वाले ब्रैकेट्स के अंदर। एंड देखिए आई आने वाला है हमारा आउटपुट, क्योंकि 0th पोजीशन पे है एच एंड फर्स्ट पोजीशन पे है आई। ब्रिंक हो रहा है, मतलब कि राइट हो चुका है। अब अपनी फाइल खोलते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट आ रखा है आई हो चुका है हमारी फाइल में राइट। अब प्रॉपर इंडेक्सिंग हम ट्राई करेंगे। स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाली पोजीशन लगाएंगे। स्टार्ट होगा 0 से, स्टॉप होगा 10th पे, एंड पोजीशन हमारा स्टेप होगा 1। अब देखिए 10th पोजीशन हमारा कहाँ तक आएगा, मतलब कि सैम से भी आगे, एक पोजीशन आगे। उप्स, मैंने ये वाली ब्रैकेट्स गलत लगा दी। लिस्ट के बाद हमें पैरेंथेसिस लगानी है। अब करवाते हैं प्रिंट। देखते हैं हमारे फाइल फोल्डर में, हमारी टेक्स्ट फाइल खोल कर देखते हैं हम अभी new.txt। ये देखिए सारा का सारा डेटा आया है, क्योंकि इंडेक्सिंग इसमें सिर्फ 9 बाइट्स है एंड इंडेक्सिंग हो रही थी 10 तक, मतलब कि 10 से एक पोजीशन पीछे 9 प्रॉपर पूरा चलेगा हमारा। हम स्टॉप करवाएंगे इसको 8 पे, मतलब कि सिर्फ सैम का SA तक आएगा। अब इसका देखते हैं पोजीशन, क्योंकि एक पीछे चलता है जो हमारा स्टॉप होता है। न्यू फाइल खोलनी पड़ेगी दोबारा से रिफ़्रेश करने के लिए हमको। ये देखिए हाय आई एम SA हमारा 7th पोजीशन तक ही आउटपुट आया है। अब एक डिक्शनरी को राइट करवा कर देखेंगे। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर है, लेकिन जो की है वो हमारा स्ट्रिंग ही है, तो ये राइट हो जाएगा हमारी फाइल में। करके दिखाता हूँ मैं आपको। डॉट राइट लाइंस एंड हमारा वेरिएबल A। ठीक है, इसको कर देते हैं रन। कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब कोई एरर नहीं। फाइल खोल कर देखते हैं हमारी। ये देखिए सिर्फ जो हमारी कीज़ थी, की ही आई है, उसकी वैल्यू नहीं आई। जो की थी हमारी स्ट्रिंग, वही हमारा आउटपुट आया। तो अब एक यूज़र इनपुट करवाने वाला हमारा प्रोग्राम बनाते हैं test.txt के नाम से। नेम पे इनपुट करवा लेंगे। इनपुट स्ट्रिंग्स के अंदर एंटर नेम कॉलन। एज पर आते हैं, एज पर लगाएंगे इंट इनपुट वाली ब्रैकेट्स डालेंगे अब, एंड स्ट्रिंग्स के अंदर एंटर एज। स्ट्रिंग्स में बंद, एंड इसमें भी कॉलन लगा देंगे ताकि इजी हो। अब इसको करवा देंगे राइट। fObject.write एंड सबसे पहले डाल देंगे नेम। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा के अब नेम की जगह एज लगा दूंगा मैं, एंड इसको करवा देते हैं हम रन। हम नेम डाल देते हैं, मैं अपना नेम डाल देता हूँ। एंटर नेम ऋषभ, एज 80 लगा देता हूँ मैं अपनी एज, मैं हूँ 80 साल का। अब वो देखिए इस पे आ गया हमारा एरर, क्योंकि हमने स्ट्रिंग डालना था लेकिन हमने डाल दिया इंट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, वापस आते हैं। राइट पे एज के पीछे मैं लगा दूंगा बस स्ट्रिंग, ताकि एज कन्वर्ट हो जाए इंटीजर से स्ट्रिंग के ऊपर, एंड लिखने में हमारा आसानी हो। एंटर नेम करवा देते हैं, सैम डाल देंगे हम इसके नेम पे। एज लगा देंगे 7,
एंड अब देखिए ये हो गया हमारी फाइल में राइट। फाइल खोलकर देखते हैं हमारी जो सबसे नीचे वाली है, इस पर देखिए Sam7। अब इसके पीछे हमने बैकस्लैश नहीं लगाया था, इसलिए ये दोनों साथ में आए हैं। Sam एंड 7 के बीच में स्पेस लगाने के लिए हम राइट करवा देंगे बैकस्लैश n को f ऑब्जेक्ट डॉट राइट एंड स्ट्रिंग्स के अंदर बैकस्लैश n, स्ट्रिंग बैकस्लैश n। अब ये देखिए दोनों अलग अलग आएंगे। रन करवाते हैं, एंटर डाल देते हैं, नेम हमारा चिंटू, ये वही चिंटू है जिसने ऐप बनाया था। एज 18, अब ये वाला चिंटू बड़ा हो चुका है। अपनी फ़ाइल खोल कर देखते हैं, ये देखिए चिंटू एंड 18। देखते हैं क्लोजिंग अ फाइल। क्लोजिंग अ फाइल का मतलब कि सिंपली अपनी फाइल को अब क्लोज कर देना। अब हमें और कोई अपना फाइल ऑब्जेक्ट और ज़्यादा मैनिपुलेशन यूज़ करने के लिए चाहिए नहीं, इसलिए हम एट द एंड क्या करेंगे, अपनी फाइल ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज कर देंगे। हम कैसे करेंगे, हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट है एफ नाम का, डॉट क्लोज लगाएंगे एंड एट द एंड हमारे पैरेंथेसिस क्लोज्ड। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली क्लोजिंग, कि मतलब कि हम अपनी फाइल को अब एक्सप्लिसिटली बंद कर रहे हैं। अब उसके अंदर जितना भी हमारा डेटा बफर में था उसको ट्रांसफर करवा रहे हैं अपनी फाइल के अंदर। हाँ, अब इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है विथ स्टेटमेंट को यूज करके। हमें अपनी फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता विथ स्टेटमेंट के साथ। अब विथ स्टेटमेंट कैसे होती है कि हम लिखेंगे सबसे पहले विथ ओपन, अपनी फाइल का कोई सा भी नाम मान लेते हैं जैसे कि टेस्ट डॉट txt, स्ट्रिंग्स के अंदर अपना मोड, एंड एट द एंड हम अपने फाइल का वेरिएबल लिखेंगे किसके साथ, एज के साथ, एज फाइल ऑब्जेक्ट, एंड उसके एंड में हम लगाएंगे कॉलन्स। ये एक तरह से लूप बन जाएगा हमारा, एंड जितना भी डेटा हम लिखना स्टार्ट करेंगे वो 4 स्पेसेस को छोड़ के ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलन लग रखा है, एंड कॉलन से विथ स्टेटमेंट एक तरह से लूप बन जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम जितने भी फंक्शंस करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे फाइल ओपन रहेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम विथ स्टेटमेंट की लूप से बाहर आ जाएंगे तो क्या कहते हैं, हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। हम इसको अभी ट्राई करके भी बताएंगे। विथ ओपन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। विथ ओपन अपनी कोई भी फाइल का नाम डाल देंगे, जो हमारी सबसे फर्स्ट फाइल थी lacon.txt। इसको ओपन कराएंगे रीड मोड में, और लास्ट में डाल देंगे कोई सा भी एक फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल वेरिएबल एस के बाद। ठीक है, ये था हमारा पहले से डेटा, एंड इसको हम करवाएंगे रीड। ये देखिएगा एफ डॉट रीड ब्रैकेट्स। अब इसको करवाएंगे हम प्रिंट, वेरिएबल ले लेंगे ए, एंड अब इसको करवा देंगे प्रिंट ए। एंड क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये देखिए आ गया आउटपुट हमारा, यही था हमारी फाइल में भी। इसको करते हैं बंद एंड वापस से जाते हैं फाइल पे। अब चेक करते हैं कि ये लूप के अंदर क्लोज था या फिर लूप के बाहर भी क्लोज था। चेक करते हैं, प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड विदाउट ब्रैकेट। देखिए फॉल्स आ गया हमारा, लूप के अंदर ये क्लोज नहीं रहता, लेकिन लूप के बाहर ये क्लोज होएगा। लूप के बाहर लगाते हैं प्रिंट, अब प्रिंट एफ डॉट क्लोज्ड क्लोज्ड। हम इसको करते हैं रन। ये देखिए लूप के बाहर ट्रू आया क्योंकि लूप के बाहर आके हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। एफ डॉट क्लोज्ड फाइल ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी थी, ऐसी और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं हमारी, वही जो पहले थी lacon.txt। इसको रीड मोड पे खुलवाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड पे ही रहेगा। ये है उसके अंदर का डेटा। इसको करवा देते हैं हम क्लोज, एंड क्लोज करने के बाद इसे अब कर देते हैं हम रन। एंड इंटरैक्टिव बोर्ड में वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट obj डॉट नेम, जिससे हमारी फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। देखिए lacon.txt, एंड यही हमारी फाइल का नाम था। सेकंड होएगा हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड। अब किस मोड में हमने अपनी फाइल खोली है, देखिए रीड मोड पे खोली थी इसलिए आर आ गया, सिंपली स्मॉल आर। एंड थर्ड चीज़ चेक करेंगे हम हमारी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज्ड
ये चेक करेगा कि हमारी फाइल क्लोज़ है या फिर नहीं। हमने क्लोज़ कर दी थी, ये देखिए, इसलिए हमारा आंसर आया है क्लोज्ड। अब मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ, फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं रहेगी। अब इसको इम्प्लीमेंट करूँ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज को, तो ये देखिए क्या आएगा, डॉट क्लोज्ड। ये देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि मैंने फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज्ड वहाँ से हटा दिया, डॉट क्लोज। अब लास्ट देखते हैं, डॉट एनकोडिंग। ये हमारी फाइल की एनकोडिंग बता देगा। एंड विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट CP1252 ही होती है, आप में भी यही आएगी। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ को देखते हैं। रिलेटिव पाथ का मतलब कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, जिस फोल्डर में हमारा पाइथन का प्रोग्राम है उसी फोल्डर में हमारी फाइल्स भी है, तो इसको हम कहते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको क्या कहते हैं पता करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को कहते हैं OS मॉड्यूल। OS का मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको अपने पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा, स्मॉल आई है, ठीक है, इंपोर्ट OS। एंड नेक्स्ट हम बना लेंगे कोई सा भी एक वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल में डालेंगे os.getCWD, ठीक है। क्या डालेंगे, os.getCWD एंड क्लोज्ड पैरेंथेसिस। CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टरी में हमारी पाइथन की फाइल है, ये उसका फाइल पाथ बता देगा। फाइल पाथ का मतलब कि एक GPS की तरह होता है, फाइल्स का GPS, कि वो कहाँ पे अभी लोकेटेड है, उसका पाथ बताओ। तो ये os.getCWD हमें उसका फाइल पाथ बता देगा। एंड एट द एंड उसको हम करवा देंगे प्रिंट, एंड जो सा भी होगा फाइल पाथ वो लिख के आ जाएगा। अभी मैं आपको करके बताऊँ। इंपोर्ट करवा लेते हैं OS मॉड्यूल को, इंपोर्ट OS। एंड सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे एक वेरिएबल os.getCWD। CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको करवा देंगे प्रिंट ए, जिससे हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ हमको मिल जाएगा। ये देखिए, ये है मेरी फाइल की डायरेक्टरी, इसका पाथ पूरा आ गया, ई ड्राइव में है ये। एंड सब फोल्डर सारे के सारे आ गए विथ उनका नाम, बैकस्लैश होता है इसमें, ठीक है। बताऊंगा। एब्सोल्यूट फाइल पाथ का मतलब होता है फुल एड्रेस ऑफ द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, टॉप मोस्ट फोल्डर, जिसमें क्या कहते हैं वो हायरार्की होता है सबसे टॉप फोल्डर का, एंड उसके नीचे बाकी सारे फोल्डर्स आते रहते हैं। ये नॉर्मली हमारे C ड्राइव में होता है, आपने भी देखा होगा। हमारा क्या कहते हैं रूट डायरेक्टरी, जिसमें क्या कहते हैं C यूजर्स, आपका नाम, फिर क्या कहते हैं ऐप डेटा, एंड ये सब आ जाता है, वो सब रूट डायरेक्टरी में होता है। उस डायरेक्टरी में अगर हमारी पाइथन फाइल है एंड हमारी क्या कहते हैं हम उस पर अपना काम कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट फाइल पाथ। बाइनरी फाइल ऑपरेशंस को देखते हैं। बाइनरी फाइल से मतलब हमारी वाली फाइल जो .dat से एंड होती है एंड जिसमें बाइनरी डेटा ही स्टोर्ड रहता है, वो हमें समझ में नहीं आएगा, वो कंप्यूटर के समझ में ही आता है। एंड इट इज ईजी टू वर्क विद एंड फास्ट। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, जो से भी इन्फॉर्मेशन उसमें है वो कंप्यूटर को समझ में आ रहा है, इसलिए ईजी है एंड फास्ट भी है, क्योंकि ट्रांसलेशन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब इसको बाइनरी फाइल की मैनिपुलेशन के लिए हमें एक मॉड्यूल चाहिए होता है, एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जिससे हमें उसकी बात समझ में आए एंड हम अपना जो डेटा उसमें डालें वो कन्वर्ट हो जाए बाइनरी डेटा में। तो इसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल क्या करता है, हमारे जो डेटा होता है वो लिख देता है फाइल के अंदर, एंड जो फाइल में डेटा होता है वो कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके हमें बता देता है, ठीक है। ये फाइल मैनिपुलेशन के लिए होता है, बाइनरी फाइल मैनिपुलेशन के लिए। ये क्या करता है, राइट कर देता है लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग एक्सेट्रा बाइनरी फाइल में, एंड रीड कर लेता है बाइनरी फाइल का डेटा, हमें क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स में बता देता है, स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर में कन्वर्ट करके बता देता है फ्रॉम बाइनरी फाइल। अब इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। ये पिकल मॉड्यूल क्या करता है, ये करता है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन को पिकलिंग भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि डेटा को कन्वर्ट कर देना स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में या फिर बाइट स्ट्रीम में। इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब कि स्ट्रीम ऑफ बाइनरी डेटा की मतलब 010101, इसकी पूरी स्ट्रीम, इसकी लड़ी, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। की मतलब कि हम जो अपने डेटा देते हैं ABC, लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, वो उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में, बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं सीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन वही मतलब कि हमारा जो बाइनरी डेटा होता है फाइल के अंदर वो वापस से डेटा में कन्वर्ट कर देता है ABC ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। इसको कहते हैं डीसीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग। अब इसके दो मेथड्स होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। अब वो मेथड देख, इसके दो मेथड्स होते हैं टू रीड एंड राइट डेटा। सबसे पहले होता है हमारा डंप। डंप किसके लिए होता है, राइटिंग के लिए, बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए हम डंप का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारा पिकल का जो मॉड्यूल है उसका नाम आएगा, एंड देन डॉट के बाद हम लगाएंगे डंप, एंड इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कि हमें क्या डालना है,
मान लो कि हमने कोई एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल्स टू, हमारी एक लिस्ट है 1 2 3, इसकी एक लिस्ट है, तो हम यहाँ पर x को डालेंगे। एंड अब सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा कि किसके अंदर डालना है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा फाइल का वेरिएबल क्या है। तो मान लीजिए मैंने फाइल वेरिएबल लिया है f, तो इसमें ये f डालूंगा मैं, कॉमा इन बिटवीन, एक हमारा डिलीमीटर होगा, उसके बीच में कॉमा होना चाहिए। एंड सेकंड है हमारा लोड। लोड का क्या मतलब होता है कि जो बाइनरी डेटा में डेटा रिटर्न है वो हमें रीड करना है, उसके लिए हम लोड का इस्तेमाल करते हैं। पिकल डॉट लोड में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट जाता है एंड वो आर्ग्यूमेंट होता है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, हमारा फाइल का वेरिएबल, कौन से भी हमारे फाइल का वेरिएबल बना होगा वो इसमें जाएगा। तो मान लो मैंने f के नाम से बनाया था, तो इसमें लिख दूंगा सिर्फ सिंपली f एंड इसको प्रिंट करवा दूंगा, तो जितना भी डेटा होगा बाइनरी फाइल में वो रिटर्न हो जाएगा। डंप एंड लोड का एक यूज़र इनपुट वाला प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, जिसमें हम नेम्स डालेंगे एंड बहुत सारे नेम्स वो सारे लोड करके हम अपनी फ़ाइल के इंटरेक्टिव मोड पे प्रिंट करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक ओपन हमारी इंटीजर फाइल के अंदर, इंटीजर ब्रैकेट्स के अंदर op.dat क्यों, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है, इस पर करवा लेंगे राइट बाइनरी। सबसे पहले हमको करवाना पड़ेगा राइट, इसको डाल देंगे एक लूप के अंदर वाइल ट्रू आपको पता नहीं कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का एक लूप होता है ये। एंड इसमें सबसे पहली चीज़ हम इनपुट करवाने वाले हैं आपका नेम, इनपुट एंटर स्ट्रिंग एंटर नेम कॉलन। फिर आ जाते हैं हम इसको ही पिकल डॉट डंप क्योंकि हमको ये राइट करवाना है नेम, एंड जिसमें राइट करवाना है उसका नाम फाइल ऑब्जेक्ट। तो डंप से क्या होगा, हमारा जो नेम होगा ये राइट हो जाएगा फाइल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब हम डालेंगे चॉइस कि आपको और ज़्यादा नेम्स डालने हैं या फिर नहीं डालने, तो हम चॉइस पूछ लेंगे want want टू ऐड मोर एंड लगा देंगे कॉलन में। सबसे पहले लगाएंगे हम येस एंड नो, ये येस नो पूछने का एक तरीका होता है, एंड लास्ट में डाल देंगे। इसके नीचे हम डालेंगे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ ch डबल इज इक्वल्स टू डॉट अपर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्मॉल में एन डाला तो वो एरर नहीं आना चाहिए, वो उसको अपना आप कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। इफ़ ch डबल इज इक्वल्स टू कैपिटल N देन ब्रेक, हमारा प्रोग्राम टूट जाना चाहिए एंड हम लूप के बाहर जाने चाहिए। अगर N हमने नहीं डाला, अगर हमने Y डाल दिया तो ये नीचे रन होता रहेगा फाइल ऑब्जेक्ट ओपन, हमारा वही वाला दोबारा op.dat वापस से खुलवा लेंगे, लेकिन इस बार रीड बाइनरी मोड में। क्यों, क्योंकि अब हम उसको डिस्प्ले करवाने हैं जितने हमने नाम डाले हैं। इस पर करवा लेंगे ट्राई ब्लॉक हमारी पहले, ट्राई एंड एक्सेप्ट क्यों, ताकि एंड ऑफ फाइल एरर को हम इग्नोर कर पाएँ। हम करवा देंगे प्रिंट द नेम्स आर, ऑल द नेम्स आर। अब इसके नीचे ले लेंगे हम एक वेरिएबल एंड उस पर करवा लेंगे हम पिकल डॉट लोड, ताकि सारे के सारे नेम आए इसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट, एंड इसको करवाएंगे हम प्रिंट। लेकिन उससे पहले हमें शायद ये लूप में डालना पड़ेगा। एक सेकंड, प्रिंट के बाद मैं इसको लूप में डाल देता हूँ एक और, वाइल लूप में। ये देखिए वाइल लूप वाइल ट्रू, ताकि सारे नेम आए, एंड वाला ही नेम ना आए। अब मैं इसमें इंडेंटेशन लगा देता हूँ, प्रिंट की भी अपनी इंडेंटेशन होनी चाहिए, ओके। अब एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हैं, ट्राई के एकदम नीचे आती है हमारी एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट पर डालेंगे एंड ऑफ फाइल एरर, एक्सेप्ट EOF कैपिटल E द RROR। EOF एरर का मतलब एंड ऑफ फाइल एरर, ई का भी ई कैपिटल होता है, बाकी सारे RROR ये स्मॉल होता है। कॉलन्स के बाद नीचे डाल देंगे पास, कि अगर ये वाला एरर आए तो हमारी स्टेटमेंट को पास कर देना। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, क्योंकि क्लोज करना ज़रूरी होता है। अब इसको करवा देते हैं हम रन। एक दिक्कत आ गई थी, हमें प्रिंट स्टेटमेंट वाइल ट्रू के ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये हर बारी, जितनी बारी भी हमारा नेम प्रिंट होएगा उतनी बार द नेम सार ये प्रिंट हो जाएगा, तो गलत लगेगा। इसलिए वाइल ट्रू के ऊपर लिखते हैं हमारी प्रिंट स्टेटमेंट लूप के बाहर, ताकि वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होए। हम टाइप ही कर देते हैं ऑल नेम्स आर। अब इसको करवाते हैं रन, एंटर करवा देते हैं हमारा सबसे पहला नेम नमन, यस हमें और डालना है, ऋषभ, एंड यस हम और डालेंगे।
अब इसमें डाल देंगे चिंटू, दोबारा से चिंटू लगाएंगे ये, एंड अब कर देंगे ख़त्म। ये देखिए ऑल द नेम्स आर नमन, ऋषभ, चिंटू, ये सब लाइन बाय लाइन आ गए। लोड करवाया हमने सारे नेम फ्रॉम द बाइनरी फाइल। देखते हैं रैंडम एक्सेस इन फाइल्स यूजिंग टेल एंड सीक। टेल सीक किसके लिए होते हैं तो पहले बता देते हैं सीक के बारे में। सीक उसके लिए होता है कि हमारा फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम सीक का यूज करते हैं। एंड इसमें एक ना एक पोजीशन तो होनी चाहिए, कोई सा भी एक नंबर, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए n, वरना एरर आ सकता है आपके लिए। सीक दो टाइप के होते हैं, सीक का रिलेटिव पोजीशनिंग एंड सीक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या करेगा कि जहां पे भी हमारा करंट फाइल पॉइंटर होगा ये वहां से लेके आगे तक जहां का भी हम इस पे नंबर डालेंगे वहां तक हमारा वो डाल देगा फाइल पॉइंटर, उस पोजीशन पे हमारा फाइल पॉइंटर रख देगा। मान लो कि मैंने इस पे डाल दिया 10, तो जहां पे भी मेरा फाइल पॉइंटर होगा उसके आगे, उसके 10 पोजीशन आगे यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा हमारा फाइल पॉइंटर, ठीक है। अब टेल क्या करेगा, टेल बस बताएगा कि फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। अब सीक का एक और होता है रिलेटिव पोजीशनिंग। रिलेटिव पोजीशनिंग में हम दो वैल्यूज डालते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, एक होता है ऑफसेट एंड दूसरा होता है फ्रॉम व्हाट पोजीशन। ऑफसेट का मतलब कि हमें कितना आगे एंड कितना पीछे जाना है, जैसे इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं हम। एंड फ्रॉम व्हाट की मतलब कहाँ से, इसमें 3 वैल्यूज डलती है फ्रॉम व्हाट से जो डालनी पड़ती है। सबसे पहले वाली होती है 0 की मतलब कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल हमें इतना आगे मूव करना है, उसको बताने के लिए यहाँ पे हम डालते हैं सबसे पहले 0। एंड सेकंड होती है 1 मतलब कि जहां पे भी हमारा फाइल पॉइंटर है बस वहीं से हमारा फाइल पॉइंट आगे या पीछे करो, ठीक है। एंड लास्ट होता है 2 का मतलब कि फाइल के एकदम एंड से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल आपको इतना पीछे चलना है, ठीक है। अब सीक में हम कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, 10, 20, -20, 30। इसका मतलब कि 10 हमको बाइट्स आगे चलना है, 20 बाइट्स आगे चलना है, 20 बाइट्स पीछे चलना है एंड 30 बाइट्स। एंड उसके साथ में ये लगा देना है 0 फ्रॉम बिगिनिंग, 1 फ्रॉम करंट फाइल पोजीशन एंड 2 फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। देखिए हम सीक एंड टेल इंटरेक्टिव बोर्ड में ट्राई करेंगे। ये है हमारी फाइल एंड हम सबसे पहले कर देंगे ट्राई सीक को। सीक फ्रॉम द पॉइंट 10th पोजीशन पे हमारा फाइल पॉइंटर डाल दो, हम ये कह रहे हैं उसको। अब डॉट रीड, अब जो हमारी 10th बाइट है उसके आगे से ही हमारा सारा रीड होगा। देखिए ABH\n वेलकम टू लेक्चर ऑन क्लासेस, मतलब कि H पोजीशन तक हमारा था 10th बाइट एंड उसके आगे जितना भी था वो हमने रीड करवा दिया है, ठीक है। वही डेटा यहाँ पे रीड हुआ है, चेक करिए, आप काउंट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम करवा देंगे एफ ऑब्जेक्ट डॉट सीक फ्रॉम द पॉइंट 0। अब वापस से हमारा फाइल पॉइंटर 0 पे आ गया। अब मैं इसको रीड करवाऊंगा तो देखिए सारा का सारा डेटा आ जाएगा, H से लेके S तक, हाई से लेके क्लासेस तक, देखिए पूरा डेटा आ गया। देखिए सारा का सारा डेटा है हमारा। अब एक और बारी इसको करवा कर देखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, अब ये बताएगा कहाँ पे हमारा पोजीशन है, क्योंकि देखिए रीड जो होता है वो हमारा फाइल पॉइंटर खिसका देता है। रीड से हमारा फाइल पॉइंटर एकदम एंड पे आ गया है, इसलिए टेल पे जब हमने करा तो जो एंड पोजीशन है वो 43 है। अब देखिए रीड जब हमने करा एंड पोजीशन पे, उसके आगे तो कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग आई है एज अ आउटपुट। अब वापस से सीक लगा के एफ ऑब्जेक्ट डॉट सीक, हम इसको 0 पर कर देते हैं, तो देखिए वापस से हम स्टार्टिंग पोजीशन अब पर हम आ जाते हैं हमारे CSV फॉर्मेट पे। एंड CSV फाइल्स जो है सब ज्यादा पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्जाम या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में भी। तो CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एंड इसका मतलब कि जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी वो सब कॉमा से सेपरेटेड रहेंगी। इसमें जो है हमारे डेटा स्टोर्ड रहता है टैबुलर फॉर्मेट पे, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स, इस फॉर्मेट में हमारा डेटा रहता है। आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि MS एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट में होता है। ये ऐसे हमारी बन गई रोज एंड ऐसे आ गई हमारी कॉलम्स। इस फॉर्म में हमारा CSV डेटा स्टोर रहता है MS एक्सेल में। एंड हमारे पास ऑप्शन होता है इसको CSV में स्टोर करने का, CSV में सेव करने का, क्योंकि MS एक्सेल पे कोने में एकदम ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके हमारे पास ऑप्शन होता है सेव एज का। उस पर क्लिक करके अगर हम इसको सेव कर दें CSV फॉर्मेट में एंड देन इस CSV फॉर्मेट को खोल दें हम नोटपैड में, तब जाके हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं CSV को खोलने के। सबसे पहला ऑप्शन CSV को खोलने का कि हम MS एक्सेल पे खोल दें इसको, ठीक है, जिससे हमें डेटा मिल जाए इन फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म में
एंड जो सेल्स में क्या कहते हैं सब सारे डेटा हमारे फॉर्म रहे, कॉमन ना हो इनके बीच में, तब हम MS एक्सेल पे खोलेंगे। लेकिन अगर हमें इनके बीच में कॉमा चाहिए तो हम इसको खोल देंगे नोटपैड में। ये मैं आपको भी करके बताऊंगा। नोटपैड में हमारा डेटा खुल जाएगा, सारा का सारा कॉमा सेपरेटेड रहेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले हम बना लेते हैं एक ब्लैंक फोल्डर एंड इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज़ हमारी MS एक्सेल फाइल। एक्सेल वर्कशीट को हम ओपन कर लेंगे। अब इस एक्सेल फाइल को रीनेम कर देते हैं स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, एंड ओपन करते हैं इसको। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड डेटा लिखना हमारा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। डाल देते हैं नेम, सेकंड डालते हैं क्लास, थर्ड डालते हैं मार्क्स और MARKS। डेटा डालना स्टार्ट करते हैं अब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। सबसे पहले अनस का डेटा ले लेते हैं, क्लास 12, मार्क्स 80। सेकंड ले लेंगे हम आरती, ARTI, 12th, मार्क्स 97। थर्ड ले लेते हैं हम प्रणव, क्लास 12th, मार्क्स 89। एंड इसको हम करवा लेते हैं सेव इन द फॉर्मेट ऑफ CSV। तो पहले सेव एज पर जाएंगे, करंट डायरेक्टरी पर हम क्लिक करेंगे, करंट फोल्डर पर, एंड यहाँ पर नीचे आ रहा होगा सेव एज टाइप, इस पर क्लिक करके हम डाल देंगे CSV MS DOS। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम कर देंगे सेव। हम करेंगे क्लिक येस पर एंड अब इसको कर देंगे मिनिमाइज। अब ये जो सेकंड फाइल आपको दिख रही है ये है हमारी CSV फाइल। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि इसको एक्सेल में खोलें या फिर हम इसको नोटपैड पर खोलें। अब ओपन कर लेते हैं नोटपैड करेंगे हम ओपन एंड यहाँ पे कॉर्नर में देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा होगा फाइल का, इस पर कर लेंगे, फाइल पे क्लिक एंड कर लेंगे ओपन। हमारी डायरेक्टरी खोलेंगे जिस डायरेक्टरी में है। हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं लेकिन एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि हमने ऑल फाइल्स नहीं सिलेक्ट किया था। आपको भी ऐसे ऑल फाइल सिलेक्ट करना है एंड ओपन कर लेना हमारा CSV फॉर्मेट। एंड देखिए ऐसे आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा नहीं मिलेगा बल्कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में आपको डेटा मिलने वाला है। अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए CSV फाइल पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक CSV फाइल बनानी है जिसका नाम है student.csv। ठीक है, एंड इसमें डेटा होने वाला है हमारा जो स्टूडेंट्स का नॉर्मल डेटा होता है एंड क्लास में जो यूज होता है। मान लीजिए नेम, एज, क्लास, ये सारी चीजें हम इसमें इनपुट करवाने वाले, राइट करवाने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एक CSV फाइल हम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है इंपोर्ट कर लेना CSV मॉड्यूल को, क्योंकि CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम CSV फाइल को क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहले इंपोर्ट CSV। सेकंड हमारा स्टेप है कि हमें अब उस अपनी फाइल को ओपन करवा लेना है एंड ओपन करवाने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि जिसमें हम एक वेरिएबल ले लें पहले ही एंड देन इक्वल्स टू के बाद लगाएं ओपन। उसमें क्या होता है कि हमें फाइल के एंड में क्लोज करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ता है। लेकिन एंड दूसरा ऑप्शन होता है विथ को लगा के, जिसमें हमें एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता। हमें प्रेफर किया जाता है कि CSV फॉर्मेट में हम विथ ओपन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, मतलब फंक्शंस बना लेते हैं बहुत सारे, तो दिक्कत होती है बाद में एक्सप्लिसिटली क्लोज करने में। तो अभी हम विथ के साथ करते हैं, विथ ओपन। हमारी फाइल का नाम student.csv, एंड इसको ओपन करवा लेंगे राइटिंग मोड में। क्यों? क्योंकि हमें इस फाइल में राइट करना है, इसलिए हम W मोड में खोलेंगे। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, एंड बाद में इसको हटा देता हूं, ऐसा करते हैं, ठीक है। W को यहां लिख देते हैं एंड एंड में हम लिखेंगे फाइल का वेरिएबल, फाइल ऑब्जेक्ट की हम किस नाम से उस फाइल को खोलने वाले। तो लगा देंगे एज, मान लीजिए इस फाइल को हम खोलने वाले वही हमारा नॉर्मल F ऑब्जेक्ट के नाम से। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन होता है कि हम एक राइटर फॉर्मेट बना दे। अब तो ये क्या कहते हैं, एक लूप में आ गया एंड अब लूप के अंदर हमें एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमारी फाइल में लिखने के लिए, लिखना स्टार्ट करने के लिए। तो उसको कैसे बनाएंगे, कोई सा भी एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए F ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। F लेने के बाद मैं इसमें लगा देता हूँ CSV, हमारे मॉड्यूल का नेम, एंड सेकेंड चीज राइटर। एंड इसके अंदर हमारी जो ये वाली फाइल है इसका वेरिएबल मानिए कि हमारा फाइल ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। ये बताने के लिए है कि ये जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उस पर हमने कर्सर स्टार्ट कर दिया है।
fcsv.writer इसी के लिए होता है कि हमारा कर्सर स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है हमें। ये लिखने के काम नहीं आता, ये लिखने स्टार्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब सेकंड चीज कि हम इस पे लिखेंगे कैसे, तो ये जो वेरिएबल था f, इसको लगा लेंगे हम नीचे की तरफ को एंड इस पे यूज करेंगे हमारा फंक्शन राइट रो। हमारे पास लिखने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, राइट रो एंड राइट रोज। राइट रो क्या करता है कि वो सिर्फ पहली लाइन, एक पहला रो जो होता है ना, सिर्फ एक ही रो वो ही प्रिंट करवाता है हमारी फाइल के अंदर। लेकिन राइट रोज क्या होता है कि बहुत सारी लाइंस वो एक साथ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम पहले राइट रो से देखते हैं, राइट रो एंड इसमें हम लगा देते हैं एक स्ट्रिंग इसी नेम से जो हमने ली थी, नेम एज क्लास। यहां पे वो था ना, मैंने मिटा दिया, नेम एज ये सब स्ट्रिंग में एंड क्लास ये भी स्ट्रिंग में एंड क्लोज्ड, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, मतलब इसको रन करवाऊंगा मैं, तब ये सारा का सारा डेटा रन हो जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा हमारी पहली लाइन हमारी CSV फाइल में जिसका नाम है student.csv। अब देखते हैं रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल कि CSV फाइल के अंदर डेटा है उसे हमें प्रिंट करवाना है हमारे पाइथन में एंड सारा का सारा डेटा खुद रीड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमने पहले एक फाइल बनाई थी student.csv के नाम से एंड उसमें हमारा डेटा था नेम एज क्लास एंड दो उसमें हमने रिकॉर्ड्स डाल दिए थे, नमन 1712 एंड अनस 1712, ठीक है। इसे हमें प्रिंट करवाना है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे रीड करेंगे। सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट करवा लेना CSV को। सो इंपोर्ट CSV, रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए यूज होता है हमारा CSV मॉड्यूल। सेकंड चीज विथ से ओपन करवाएंगे क्योंकि उससे हमें एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता, इसलिए विथ ओपन हमारा फाइल का नेम। अभी जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं सिर्फ s डाल देता हूं, s.csv एंड इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड पे R, ठीक है। एंड नाम डाल देंगे इसका एस FOBJ, ठीक है। अब हम लूप के अंदर आ गए। थर्ड चीज क्या होने वाली कि हम एक रीडर ऑब्जेक्ट बना दे जिससे हम यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा ब्लिंकर स्टार्ट करवा दे कि अब इसके आगे से हमको रीड करना है, ठीक है। तो उस रीडर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक नॉर्मल कोई सा भी वेरिएबल, मान लीजिए v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लगाएंगे हमारा मॉड्यूल का नेम CSV डॉट रीडर एंड रीडर के ब्रैकेट्स में फाइल का नाम, हमारा फाइल वेरिएबल का नाम FOBJ, ठीक है। अब क्या करना है, इसके लिए कोई मेथड नहीं होता है रीड रो या फिर रीड रोज। हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली इसको लूप में लगवाना है, ठीक है, एंड उसको प्रिंट करवा देना है। कैसे, फॉर लूप लेते हैं, फॉर I in V एंड लगा देंगे कॉलन्स। I in V में लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट I। अब आपको आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि अगर किसी V के अंदर हम लगाएंगे अपने I को तो जितना डेटा होगा वो लाइन बाय लाइन आइट्रेट होता जाएगा एंड लाइन बाय लाइन हमारा डेटा आएगा। तो सबसे पहले हमको मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नेम एज क्लास। सेकंड चीज प्रिंट होगी नमन 1712 एंड अनस 1712, ऐसे प्रिंट होगा। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग खत्म, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक के एक एक लाइन को रीड कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो वहां से आप रीड करिए एंड ये चैनल शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इस पे 12th, 10th एंड 11th का कंटेंट आता रहता है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। बाय।